हेलो दोस्तों, आर वाई स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था का चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होगा। हम भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करते हैं, जो ये दो प्रकार की हो सकती है। खाद्य गैर खाद्य भोजन बनाने के लिए हमें खाद्यान्नों, फल तथा सब्जियों एवं खाद्य तेलों की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी वस्तुओं का ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। गैर खाद्य जिन्हें हम प्रयोग करते हैं अनगिनत है, जैसे कपड़े, जूते, फर्नीचर, बर्तन, मोटर गाड़ी, पेन, कागज, पुस्तक आदि। इनका उत्पादन कस्बों तथा शहरों में उद्योग द्वारा किया जाता है, क्योंकि खाद्यान्नों का उत्पादन तथा गैर खाद्य सामग्री का उत्पादन भिन्न भिन्न वातावरण में होता है। हम इन्हें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करते हैं। अपनी जीवित अर्जित करने के लिए लोग अपनी जीविका अर्जित करने के लिए लोग अपनी शिक्षा, कौशल, परिवार की परंपरा आदि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होते हैं। सामान्यतः हम इन्हें अर्थव्यवस्था के 3 विभिन्न क्षेत्रकों में वर्गीकृत करते हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में विचार करें। वे लोग जो गांवों में रहते हैं अपनी जीविका कैसे अर्जित करते हैं। उनमें से अधिकतर लोग फसल उगाने के लिए खेतों में काम करते हैं, जिसे हम कृषि कर्म कहते हैं। इन लोगों को हम कृषक तथा कृषि श्रमिक अथवा व्यवसाय को कृषि कहते हैं। विभिन्न प्रकार के फसलें होती हैं जिन्हें उगाया जाता है, जैसे खाद्यान्न तथा गैर खाद्य। खाद्यान्नों में अनाज, दालें, फल तथा सब्जी आदि तथा गैर खाद्य में कपास, जूट आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार लोग अपनी जीवित वानिकी से भी अर्जित करते हैं, जिसे अभिप्राय वन उत्पादों को एकत्र कर बाजार में बेचने से है। इस व्यवसाय को वानिकी कहा जाता है। वन उत्पादों में इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, जड़ी बूटी वाली औषधि आदि को सम्मिलित किया जाता है। बहुत से लोग खनिज निकालने के लिए खानों के क्षेत्र में कार्य करते हैं। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो पशुधन में वृद्धि करने में संलग्न है, जैसे मुर्गी पालन तथा दुग्ध आदि। अंत में मत्स्य पालन एवं अन्य व्यवसाय हैं, जिसमें लोग पोखरों, नदियों अथवा समुद्र में से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचते हैं। ये सभी गतिविधियां अर्थात कृषि, वानिकी, खनन, पशुपालन तथा मत्स्य पालन एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हें हम प्राथमिक उत्पादन में वर्गीकृत करते हैं तथा उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। अतः हमारी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है: कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन तथा उत्खनन। प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका एवं महत्व। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि सबसे प्रधान व्यवसाय है तथा इसका राष्ट्रीय आय में अंश भी सबसे बड़ा है। इसलिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में अंश, रोजगार के अवसर, भोजन तथा कच्चे माल के संदर्भ में कृषि क्षेत्र की भूमिका तथा इसके महत्व पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आइए अब हम इन्हें एक एक करके ले। राष्ट्रीय आय में अंश। स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 50% से अधिक था। हाल के वर्षों में इसके योगदान में कमी आई है। वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 15% था। जनसंख्या के सबसे बड़े भाग को रोजगार प्रदान करती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। ये भारत की जनसंख्या के सबसे बड़े भाग का व्यवसाय है। स्वतंत्रता के समय भारी संख्या का लगभग 70% अपनी जीविका अर्जन करने के लिए कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलापों पर निर्भर था। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र के विकास होने से कृषि पर निर्भरता कुछ कम हुई है। लाखों को भोजन प्रदान करती है। भोजन जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। कृषि के बिना भोजन का उत्पादन तथा उसकी आपूर्ति हो ही नहीं सकते। भारत में भोजन की आवश्यकता केवल अधिक ही नहीं बल्कि जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण प्रत्येक वर्ष इसमें वृद्धि भी हो रही है। भारत में वर्ष 2008-9 में खाद्यान्नों का
कुल उत्पादन लगभग 2340 लाख टन था। इसमें गेहूं, चावल तथा दालें सम्मिलित है। उद्योग को कच्चा माल प्रदान करती है। चीनी, जूट, कपास, कपड़ा, वनस्पति आदि उद्योग को कच्चा माल कृषि से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि कागज़ कैसे बनता है? इसके लिए एक विशेष प्रकार की घास, बाँस आदि की आवश्यकता होती है। कृषि के बिना कागज़ का उत्पादन संभव नहीं है। भोजन सामग्री बनाने वाले उद्योगों एवं उद्योगों पर दृष्टि डालिए तो विभिन्न प्रकार के डब्बा बंद भोजन की मंदों जैसे अचार, फलों के रस, फलों के मुरब्बे, बिस्कुट, ब्रेड, आधे पके हुए भोजन आदि की आपूर्ति करते हैं। ये खाद्य प्रक्रम से संबंधित उद्योग केवल कृषि के कारण ही चल रहे हैं। द्वितीयक क्षेत्र। भारत में गांव प्राचीन काल से विद्यमान है। कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप लोगों का परंपरागत व्यवसाय है। यह उन्हें प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होता है, क्योंकि योजना जो हमें कृषि से प्राप्त होता है जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। परंतु समय के साथ साथ मानव आबादी गाँवों के बाहर भी फैलने लगी है। विकास की प्रक्रिया में कस्बों तथा शहर अस्तित्व में आए हैं। इन्हें शहरी क्षेत्र कहते हैं। जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, भुवनेश्वर आदि भारत में शहरों के उदाहरण हैं। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई तथा कोलकाता को मेट्रो शहर कहा जाता है, क्योंकि ये और भी बड़े शहर ये शहरी क्षेत्र गैर कृषि व्यवसायों के लिए जाने जाते हैं। गैर कृषि गतिविधियों को हम दो क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं: द्वितीयक क्षेत्र व तृतीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित उत्पादन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है: विनिर्माण, निर्माण, गैस तथा जल तथा बिजली आपूर्ति। विनिर्माण करने वाली इकाइयाँ, जिन्हें इस फैक्ट्री तथा उद्योग कहते हैं, इसमें कच्चे माल का प्रयोग कर वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है। आकार तथा संबंध व्यवसाय के आधार पर ये लघु उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। लघु उद्योग के उदाहरण हैं जूते बनाने वाली फैक्ट्री, कपड़े का उत्पादन करने वाली इकाइयाँ, प्रिंटिंग, शीशा बनाना, फर्नीचर आदि। बड़े पैमाने के उद्योग में इस्पात, मोटर गाड़ी, एल्युमिनियम आदि के उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है। विनिर्माण व्यवसाय में कुशल श्रमिक कार्य करते हैं। निर्माण इस गतिविधि में आवासीय तथा गैर आवासीय इमारत, सड़क, पार्क, पुल, बांध, हवाई अड्डे, बस अड्डे आदि को सम्मिलित किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में होने वाली यह एक नियमित गतिविधि है। द्वितीयक क्षेत्र में लोग द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसाय हैं। गैस, जल तथा बिजली आपूर्ति ये आवश्यक सेवाएं हैं। द्वितीयक क्षेत्र की भूमिका तथा महत्व। विनिर्माण उद्योग तृतीयक क्षेत्र के एक बड़े भाग का निर्माण करते हैं। इन उद्योगों को लघु उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग में वर्गीकृत किया जाता है। लघु उद्योग क्या होते हैं? कोई भी उद्योग जिसमें संयंत्र तथा मशीनरी पर कम से कम 25 लाख रुपये का व्यय होता है, लघु उद्योग कहलाते हैं। ये उद्योग अधिकतम श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, अर्थात इन उद्योगों में उत्पादन प्रक्रिया में अधिक श्रम शक्ति का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर बड़े पैमाने के उद्योग में संयंत्र तथा मशीनरी में बहुत बड़ी राशि के निवेश की आवश्यकता पड़ती है। ये अनेक एकड़ भूमि में फैले होते हैं तथा बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं। ये बड़ी मशीनों के रूप में पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए लौह एवं इस्पात उद्योग को ही लीजिए। टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग देश में सबसे पुराना। यह जमशेदपुर में लगभग 37 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में स्थित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक क्षेत्र, लघु उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग दोनों के महत्व में वृद्धि होती रही है। अब हम इनकी एक एक कर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आय में अंश। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र का योगदान इस अवधि में धीरे धीरे बढ़ रहा है। वर्ष 2009-10 में भारत में घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान 28% था। स्वतंत्रता के समय यह केवल 14% था। इसमें वृद्धि विनिर्माण इकाइयों में वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के कारण हुए है। रोजगार का सृजन। औद्योगिक क्षेत्र ने भारत की जनसंख्या को रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लघु उद्योग तथा बड़े पैमाने
उद्योग दोनों में संयुक्त रूप से लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोग संलग्न हैं। इसमें से लघु उद्योग लगभग 3 करोड़ 12 लाख लोगों को नौकरी के अवसर प्रदान करता है। आधारिक संरचना का सृजन। आज सड़कें, राजमार्ग, रेलवे, हवाई जहाज आदि के होने के कारण दूरस्थ स्थानों की यात्रा करना आसान हो गया है। बड़ी बड़ी बांध परियोजनाओं जैसे हीराकुंड तथा भाखड़ा नागल आदि के बारे में विचार कीजिए, जो हमें बिजली तथा सिंचाई प्रदान करते हैं। बड़ी बड़ी इमारतों पर दृष्टि डालिए, जो निरंतर क्रय विक्रय केंद्र, फैक्ट्रियों, संस्थानों आदि को स्थान देते हैं तथा निवास स्थान उपलब्ध करवाते हैं। रेडियो तथा टेलीफोन के टावरों को भी देखो, जो संचार को सुगम बनाते हैं। ये सभी आधारिक संरचना के भाग हैं। आप सोच सकते हैं कि आज इन सुविधाओं के बिना किस प्रकार रहा जा सकता है। आधारित संरचना का निर्माण बड़े पैमाने के उद्योग के योगदान के कारण ही संभव है, जो आधारित संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक मशीनरी तथा उपकरण का निर्माण करते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं का प्रावधान। कपड़े जो आप पहनते हैं, पेन, टूथब्रश, साबुन, जूते, साइकिल, स्कूटर, कार आदि जो आप प्रयोग करते हैं, सभी का उत्पादन विनिर्माण उद्योग में होता है। आज आपकी पसंद की अनेक वस्तुओं से बाजार भरा हुआ है। यह औद्योगिकरण के कारण ही संभव है। तृतीय क्षेत्र। लोग तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों में भी संलग्न होते हैं, जो प्रकृति में भिन्न होती है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती है। व्यापार, होटल तथा जलपानगृह, परिवहन, संग्रहण तथा संचार, वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा आदि, स्थावर संपदा तथा व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन, अन्य सेवाएं। तृतीय क्षेत्र की भूमिका तथा महत्व। भारत में सेवा क्षेत्र का प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर आप अपने चारों ओर दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि लोग तथा माल को ले जाने वाली रेलगाड़ियों की संख्या में भी महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। आप यह भी देखते हैं कि अनेक बसें, कार तथा ट्रक सड़क पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। इससे तात्पर्य है कि समय के साथ परिवहन सेवाओं में वृद्धि हुई है। अधिक संख्या में लोग के पास टेलीफोन तथा मोबाइल फ़ोन है। शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में अधिक संख्या में स्कूलों का निर्माण हुआ है। मुक्त विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, ताकि और अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। आप लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र आदि को भी देखते हैं। बैंकों ने भी अपनी शाखाएं खोली है, ताकि लोग अपने खाता खोल सके, अपनी आवश्यकता अनुसार पैसा निकाल सके तथा मकान, कार, स्कूटर आदि खरीदने के लिए ऋण ले सके। लोगों को भोजन प्रदान करने के लिए अधिकतर सार्वजनिक स्थलों पर होटल तथा जलपान गृह हैं। ये सभी विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उदाहरण है। सेवाओं के अभाव में अर्थव्यवस्था में जीवन के बारे में सोचना भी कठिन है। इसलिए सेवा क्षेत्र की भूमिका तथा महत्व के बारे में जानना आवश्यक है, जिसकी हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत चर्चा करेंगे। सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में योगदान। 3 क्षेत्र को अर्थात कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र ने भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान दिया है। यदि भारत की आय 100 है तो वर्ष 2014-15 में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.20% रहा, जो कुल के आधे से अधिक। सेवा क्षेत्र का योगदान प्रदान करने में योगदान। सेवा क्षेत्र का रोजगार प्रदान करने में योगदान। आज अधिकांश लोगों को सेवा क्षेत्र में रोजगार मिला रहा है। इसका मुख्य कारण है कि भारत में प्रत्येक वर्ष शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वे विभिन्न क्षेत्रों में जैसे 10वीं पास, कला, वाणिज्य विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषधि विज्ञान तथा अन्य व्यावसायिक विषयों में स्नातक आदि होते हैं। सेवा क्षेत्र में इन लोगों की आवश्यकता होती है। मजदूरी और वेतन के संबंध में सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र की अपेक्षा अधिक भुगतान करता है। कृषि की तुलना में सेवा क्षेत्र अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं अस्तित्व में हैं, जो पूरे वर्ष प्रदान की जाती है, लेकिन कृषि
में कुछ मौसमी गतिविधियां ही होती है, इसलिए जैसे जैसे लोग अधिक शिक्षित होते जाते हैं वे सेवा क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, इसलिए सेवा क्षेत्र में रोजगार बढ़ रहा है। विदेशों से कोषों को आकर्षित करने में योगदान। भारत के सेवा क्षेत्र को विकास को देखकर विदेशों से लोग लाभ कमाने के लिए इस क्षेत्र में अधिक धन निवेश करने में अपनी रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। बैंकिंग, बीमा, व्यापार, निर्यातों में सेवा क्षेत्र का योगदान। परिवहन, होटल सेवाओं में संयुक्त रूप से 1,18,000 करोड़ रुपये से अधिक प्रत्यक्ष निवेश के रूप में विदेशों से आकर्षित किए हैं। हाल ही में भारत में कंप्यूटर सेवाओं में कई गुना वृद्धि हुई है। इसने 47,000 करोड़ रुपये से अधिक विदेशों से आकर्षित किए हैं। यदि निवेश किए जाते हैं तो अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। यह देश के लिए लाभदायक है। निर्यातों में सेवा क्षेत्र का योगदान। निर्यात से तात्पर्य डॉलर, यूरो, येन, पाउंड आदि के रूप में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए विदेशी नागरिकों को वस्तु तथा सेवाएं बेचना है। हाल के वर्षों में भारत के सेवा क्षेत्र ने निर्यातों के माध्यम से देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारी व्यावसायिक सेवाएं, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी, परामर्श सेवाएं, कानूनी सेवाएं आदि को सम्मिलित किया जाता है, विश्व स्तर की हो चुकी है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में सहसंबंध। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र परस्पर जुड़े होते हैं। वास्तव में ये एक दूसरे के पूरक एवं परिशिष्ट होते हैं। इसे समझने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक कृषक हरि सिंह रामपुर गांव में अपनी कृषि भूमि पर गेहूं की खेती करता है। गत वर्ष अच्छी वर्षा होने के कारण उसकी फसल अच्छी हुई, इसलिए वह 10 क्विंटल गेहूं स्थानीय मंडी में बेच सका तथा शेष 10 क्विंटल अपने परिवार के उपयोग के लिए रखा सका। इस वर्ष उचित वर्षा नहीं हुई। इस क्षेत्र में सिंचाई की भी कोई सुविधा नहीं है, तो वह गेहूं की फसल की सिंचाई कैसे करे। हरि सिंह ने भूमि से जल निकासी का निश्चय किया, लेकिन इसके लिए उसको डीजल पंप सेट की आवश्यकता पड़ती है। डीजल पंप सेट कौन देगा? इसका उत्पादन रवि मैन्युफैक्चर्स नामक एक विनिर्माण इकाई करती है, जो 200 किलोमीटर दूर करीमनगर नामक औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। अब इतनी दूर जाना तो कठिन कार्य है। हरि सिंह के एक मित्र गंगा सिंह ने उससे कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह हरि सिंह को शिव मंडी नामक सबसे पास के कस्बे में लेकर गया। बाजार में गंगा के बहनोई की पप्पू हार्डवेयर स्टोर के नाम से एक दुकान है, जिस पर पंप सेट बेचे जाते हैं। जब हरि सिंह ने पंप सेट के बारे में पूछा तो पप्पू ने उसे 2 घंटे इंतज़ार करने के लिए कहा, क्योंकि जो ट्रक करीमनगर से 50 रवि पंप सेट तथा ट्रैक्टरों के लिए कुछ पुर्जे लेकर आ रहा है, वह दुकान पर उस समय में पहुंच जाएगा। पप्पू ने रवि क्षेत्रपाल से, जो रवि पंप का मालिक, अपने मोबाइल फ़ोन पर इसे सुनिश्चित करने के लिए बात भी की। उसी बीच गंगा और हरि सिंह ने एक चाय की दुकान पर चाय तथा नाश्ता लिया। प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के लिए छोटी पुत्री के प्रवेश के बारे में पूछताछ के लिए गए तथा गंगा के पुत्र के लिए, जिसे घर पर बुखार था, स्वास्थ्य केंद्र से दवाएं खरीदी। 2 घंटे के पश्चात जब वे पप्पू की दुकान पर वापस आए तो उन्होंने श्रमिकों को पंप सेट उतारते हुए देखा। पप्पू ने उनको बताया कि उसने करीमनगर में फैक्ट्री को 50 पंप सेट का ऑर्डर दिया था। ट्रक उसी बाजार से दूसरे दुकान, जो मोटर गाड़ियों तथा ट्रैक्टर के पुर्जों का विक्रय करती है, को पुर्जे सौंप देगा। हरि ने देखा कि पप्पू ने ट्रक ड्राइवर को 1 लाख रुपये का चेक दिया, जिसे उसने रवि क्षेत्रपाल की ओर से प्राप्त किया। क्योंकि राशि बड़ी है, नकद देना सुरक्षित नहीं है। चेक एक उसके बेहतर विकल्प है। पप्पू ने कहा मिस्टर क्षेत्रपाल, धन प्राप्त करने के लिए इस चेक को अपने बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। उसने आगे कहा कि यह भुगतान कुछ पिछले देय को चुकाने के लिए है। पंपों के लिए भुगतान ग्राहकों को पंप बेचने के बाद इसी प्रकार कर दिया जाएगा। हरि सिंह ने पप्पू को 7,000 रुपये का भुगतान करके एक पंप सेट खरीद लिया। इस वर्ष खराब मानसून के कारण पंप सेटों की बहुत मांग है तथा ये शीघ्र ही बिक जाएंगे।
पप्पू ने विश्वासपूर्ण कहा। अब ट्रक का क्या होगा? गंगा सिंह के साथ गांव को वापस लौटते हुए हरी ने पूछा। अब ट्रक मंडी से गेहूं तथा सब्जी ले जाएगा, जिन्हें करीमनगर औद्योगिक क्षेत्र तथा कस्बे में बेच दिया जाएगा। गंगा ने उत्तर दिया, उपयुक्त कहानी से आप कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में आसानी से संबंध स्थापित कर सकते हैं। हरी सिंह की ही भांति कृषि क्षेत्र में अनेक कृषक हैं जिन्हें अपनी भूमि की सिंचाई के लिए डीजल पंपों की आवश्यकता है। पंपों के अतिरिक्त भी अन्य आगतों जैसे उर्वरक, कीटनाशक, हल, ट्रैक्टर आदि की भी खेती बाड़ी में आवश्यकता होती है। इन वस्तुओं की भी उद्योग द्वारा ठीक उसी प्रकार आपूर्ति की जाती है जिस प्रकार से उपयुक्त कहानी की पंप सेटों की बदले में उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को कृषि क्षेत्र के द्वारा भोजन की आपूर्ति ठीक उसी प्रकार की जाती है। जैसे कि हरी सिंह ने अपने अतिरिक्त गेहूं की मंडी में बेचा था, तो फिर सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका है? उनकी भूमिका कृषि तथा उद्योग के बीच के लेन देन को सुगम तथा सुनिश्चित करना है। कहानी में ट्रक द्वारा पंपों तथा पुर्जों का करीमनगर से शिव मंडी ले जाना तथा अपनी वापसी यात्रा में भोजन सामग्री ले जाना परिवहन सेवा का एक भाग है। ऑर्डर के अनुसार के लिए मोबाइल फ़ोन का प्रयोग संचार सेवाओं का एक भाग है। बैंक में चेक जमा करना वित्तीय सेवाओं का भाग है। पप्पू की दुकान वस्तुओं की सुपुर्दगी प्रदान करने की व्यावसायिक सेवा प्रदान करती है। ध्यान दीजिए ये सभी गतिविधियां मुद्रा के लेन देन की सहायता से की जाती है। इस कहानी से हरी सिंह ने गेहूं बेचा तथा मुद्रा प्राप्त की। उसने पंप्स खरीदने के लिए मुद्रा का प्रयोग किया। पप्पू ने हरी से मुद्रा प्राप्त की तथा अपने लाभ रखने के बाद इसे पंपों की आपूर्ति करने वाले को दे दिया। मुद्रा प्राप्त करने के पश्चात पंपों की आपूर्ति करने वाला ट्रक वाले को उसका किराया तथा उद्योग में लोगों को मजदूरी का भुगतान करेगा। ये लोग इस मुद्रा का प्रयोग ट्रक द्वारा मंडी से लाए गए भोजन को स्थानीय बाजार से खरीदने में प्रयोग करेंगे। इस तरह से कहानी से आप सोच सकते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था आंतरिक रूप से किस प्रकार जुड़ी हुई है।